जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो जीएस में हमें सुबह भी टाइम देना है सर, और शाम को भी टाइम देना है। जीएस में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। डेली का टारगेट रखता था भाई इतने वोकैबुलरी के वर्ड्स करने, इतने वन वर्ड करने, इतने सिनोनिम एंटोनिम करने। मेरा भी कुछ दोस्त हैं, काफी अच्छे मार्क्स थे, 350 के आसपास वो स्कोर कर रहे थे, काफी अच्छी पोस्ट मिल जाती उन्हें, लेकिन कंप्यूटर की वजह से फेल हो। फिर मैंने हार नहीं मानी कि भाई सोच लिया क्यों नहीं, अब एक ही मौका है, बाकी स्टूडेंट्स के पास भी वो सेम मौका है, मेरे पास भी, तो इसी में कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा मेरे को। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी लाइफ हमारी है। जहां भी आप घूमना चाहोगे आप आसानी से घूम लो। और लाइब्रेरी ज्वाइन करके अच्छी पढ़ाई की सुबह से शाम, और वहां पर जो मेरा एक अच्छा स्कोर आ गया, 350 मार्क्स आए हैं सर मेरे 390 में से। हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। लगातार हम यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज कर रहे थे अभी, उससे पहले हमने एसएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज करे, काफी सारे टॉपर्स से आपको मिलवाया, और फिर से आपकी डिमांड आ रही थी, फिर से कमेंट्स आ रहे थे कि एसएससी टॉपर्स को लेकर आइए। तो ये सीरीज फिर से हमने स्टार्ट कर दी है। आज के वीडियो में हमारे साथ हिमांशु राठी भाई हैं। इनकी बात करें तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल करी है एसएससी सीजीएल 2022 में, और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। इन्होंने हरियाणा कांस्टेबल में सर्व किया 4 साल, और अभी आरआरबी एनटीपीसी से रेलवे में भी काम कर रहे हैं। अभी इनको इलेक्शन कमीशन एएसओ मिला है 2022 से। तो इनकी जर्नी को आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा, क्या क्या इन्होंने अपनी तैयारी में सीखा, और आप लोगों के लिए क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या किस तरीके की इनकी स्ट्रेटजी रही। और 2023 का तो अभी प्रीलिम्स चल ही रहा है सीजीएल का, 2024 के लिए हम बात करेंगे। जो आप लोग नए एस्पिरेंट्स होंगे, जो 2024 में गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता होगा, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहता होगा, तो उनके लिए हम स्ट्रेटजी जानेंगे। और ऐसे कुछ यहाँ जो नए एस्पिरेंट्स करते हैं ताकि उनका उससे सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर वो आगे और अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, तो वैसा कुछ पूछेंगे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। सभी तहे दिल से आमंत्रित है। कमेंट में जो भी हमारी वीडियोस के लिए अच्छा लगता है, जो भी खराब लगता है, आप बेझिझक कमेंट करके बताइए, हम उन पर अमल करेंगे और आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अचीवमेंट्स के लिए कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आपने ऑल इंडिया रैंक 43 के थ्रू अपनी मनपसंद पोस्ट हासिल करी। तो हिमांशु जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार ऑडियंस को। सर, मेरी एसएससी सीजीएल 2022 में ऑल इंडिया 43 रैंक आई है। उसके थ्रू मेरे को एएसओ इन इलेक्शन कमीशन मिला है सर, और मैं बिलोंग करता हूं सर बहादुरगढ़ से, जो हरियाणा में पड़ता है सर, और मेरी स्कूलिंग और मेरी ग्रेजुएशन बहादुरगढ़ से ही हुई है। तो आपने ये एग्जाम की जर्नी आप थोड़ा बताओ, कब आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया और कौन से एग्जाम आपने दिए? सर, 2017 में जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैं मुखर्जी नगर से कोचिंग लेने लग गया था एसएससी जेई की। तो उस दौरान मेरे को पता चला कि एसएससी सीजीएल नाम से भी कोई एग्जाम होता है। उस दौरान मेरे को ये नहीं पता था कि क्या क्या पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है। बस दोस्तों ने फॉर्म भरा था तो मैंने भी उनको देख के फॉर्म भर दिया। तो साथ साथ एसएससी जेई की कोचिंग चल रही थी, वहां से मेरे को थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग और जीएस वगैरह के बारे में पता चल गया था। उसकी मदद से मेरा सीजीएल का एग्जाम निकल गया सर। जो दोस्त कोचिंग ले रहे थे सीजीएल की, उनका प्री नहीं निकला 2017 का, लेकिन मेरा एसएससी जेई की कोचिंग से निकल गया। तो वो भी काफी हैरान थे, मान नहीं रहे थे कि मेरा प्री निकल गया है। तो मैंने उनको बताया भाई रिजल्ट देख लो, निकला है प्री, कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कौन सी ईयर में कोचिंग ली आपने? ये 2017 में ली थी सर। फिर उसके बाद सर जो वेंडर चेंज हो गया था एसएससी का, तो एग्जाम्स कंडक्ट कराने में थोड़ा गैप आ गया था। बाकी बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो मैं कोचिंग कंप्लीट होने के बाद सर घर चला गया अपने बहादुरगढ़। वहां से थोड़ा सेल्फ स्टडी करने लग गया। तो इस दौरान मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया सर पढ़ाने के लिए, कि थोड़ा बहुत इनकम आती रहेगी साथ में। तो 14,000 वो मेरे को दे रहे थे। तो ये सैलरी मैंने देखा कि काफी कम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और तैयारी करते हैं, क्योंकि हरियाणा में ही कोई एग्जाम क्लियर करके अपनी होम स्टेट में ही जॉब पकड़ी जाए। तो वहां पर जैसे मैंने पढ़ाई की, तो हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम आ गया था सर, तो वो मेरा क्लियर हो गया। 2018 में एग्जाम क्लियर हुआ था, और 2019 की मार्च में उसकी ज्वाइनिंग आ गई। तो मार्च में जैसे ज्वाइनिंग आई, साथ साथ सीपीओ 2018 का एग्जाम भी क्लियर हुआ था। लेकिन हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग मेरी 10 महीने की थी। उस दौरान मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो गया सर, तो उसका फिजिकल नहीं देने जा पाया, वरना उसमें भी दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ मेरे को मिल जाती, जो प्री के मार्क्स थे मेरे। तो फिर थोड़ा मैं डिमोटिवेटेड हो गया कमर में दर्द की वजह से भी, तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी सर, कि भैया तो एसएससी में भी थोड़ा जैसे फिट नहीं रहा मैं, तो इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी, और 2 साल तक मेरी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, शादी भी हो गई इस दौरान। वाइफ भी कहती थी भाई थोड़ी और, जैसे स्कूल के मार्क्स मेरे अच्छे थे, कॉलेज के भी अच्छे मार्क्स थे, तो उसने भी मोटिवेट किया कि मुझसे वादा लिया कि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है, कांस्टेबल की जॉब में नहीं रहना है। बाकी घर वाले भी कह रहे थे कि हाँ और कर सकते हो, बेटर कर सकते हो लाइफ में। और मैंने भी जैसे ड्यूटी पे रहते हुए देख लिया कि कोई मंत्री आ जाता है या कोई सीएम या डिप्टी सीएम आ जाते हैं, तो पुलिस कांस्टेबल को क्या है, सुबह 5 बजे ही खड़ा कर दिया जाता है
अगर मंत्री आ रहा है 12 बजे तो हमें 5 बजे कह देंगे 5 बजे ड्यूटी पे खड़े हो जाओ वरना एब्सेंट लग जाएगी आपकी। अच्छा। तो ये देखते हुए काफी परेशान हो गया था मैं भी। सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती थी, रात को आ रहे थके घर पे जाओ, कुछ पढ़ाई का नहीं, कुछ फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये सोचते हुए मैंने फिर घर वालों ने जितना मोटिवेट किया दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना विदाउट पे लीव ले ली जाए, कोई जैसे एजुकेशन वगैरह डिस्टेंस से कर लेते हैं उसके बेस पे विदाउट पे लीव ले लेता हूँ 2 साल के लिए। तो वो फाइल मैंने लगाई, लेकिन वो भी सर 3-4 महीने तक इधर उधर घूमती रही फाइल, उसका भी कुछ निकला नहीं, तो वो भी मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई। फिर इसी दौरान मैं एक बार मुखर्जी नगर आ गया देखने के लिए, वही क्या कोचिंग का सीन चल रहा है। एग्जाम निकालने तो कोचिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि पढ़ाई से टच थोड़ा खत्म हो गया था, 3-4 साल का गैप आ गया था। तो जैसे मुखर्जी नगर में आया तो काफी कंफ्यूज हो गया, आके देखा सब कोचिंग सेंटर वाले बुला रहे हैं, पर्चे बांट रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमारे सेंटर पे आओ अपना मोबाइल नंबर लिखवाओ, वही ये हमारा ये टीचर है, ये बैचेस चलते हैं। तो कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं जानता था कौन अच्छा कौन बुरा है। तो वापिस मेट्रो में जैसे घर जा रहा था तो एक दोस्त मिल गया मेरे को। उस दोस्त ने मेरे को बताया कि अब मुखर्जी नगर से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोरोना के बाद सारी कोचिंग ऑनलाइन आ गई है। जैसे उसने मेरे को बताया राकेश करियर ऐप से कोचिंग ले सकते हैं हम। तो मैंने वहां पे उसे ऐप को डाउनलोड किया, उसमें मैंने मैथ स्पेशल का बैच चूज किया था सर। तो 2021 का सीजीएल में जैसे ड्यूटी पे जा रहा था पुलिस की, तो थोड़ा घर पे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया, ऑफिस में थोड़ा टाइम लग गया, लंच में वहां पे पढ़ लिया, रात को घर पे आके थोड़ा क्लासेस ले ली सर की। तो ऐसे करके मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन प्री जो है अब नवंबर 2021 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सीजीएल की, और प्री आ गया सर अप्रैल 2022 में। तो इस दौरान मेरा सिलेबस ही लगभग कंप्लीट हो पाया था, पूरी अच्छी वो तैयारी बनी नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्री में अच्छे मार्क्स बन नहीं पाए। क्वालिफाई तो हो गया था, पर ये है जो मार्क्स चाहिए भाई एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए, वो मार्क्स आ नहीं पाए। तो मैं थोड़ा उससे निराश नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई नहीं, इस बार नहीं निकला, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, क्यों ना प्री तो क्लियर हुआ है, मेंस दे के देखते हैं, इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं और ये जो तैयारी मेरे को आगे काम आ जाएगी। तो मैंने ये ठान के तैयारी शुरू कर दी कि 2021 में मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिलनी है। तो 2022 का टारगेट मैं 21 के प्री के बाद कर दिया सर। तो जो 21 के प्री के बाद जो मेरे को 3 महीने मिले, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मैथ्स का दोबारा जो मेरे वीक टॉपिक्स रह गए थे प्री में, जो जहां पे मैं स्कोर नहीं कर पाया, उनकी मैंने बैक टू बैक यूट्यूब से क्लासेस ली, अभिनय सर को क्लासेस भी फॉलो की मैंने, वहां से मैंने अपना सिलेबस 2-3 बार कर लिया। 2x की स्पीड पे वीडियो देख रहा था मैं, तो मेरे को अच्छे से फिर ये हो गया, जो वीक टॉपिक्स थे उनकी बार बार वीडियो देख ली। इंग्लिश मेरी सर जो स्कूलिंग थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल से रही है, तो मेरे को पकड़ थी भाई सेंटेंस में क्या एरर है, देख के पता लग जाता था बेसिक कि हाँ ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं है। तो वहां से रीडिंग स्किल्स भी अच्छी थी, तो इंग्लिश में मेरे को ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही थी। मेन था कि मैथ और रीजनिंग में मैं स्कोर नहीं कर पाया। तो वहां से मैंने यूट्यूब का सहारा लेते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट किया। जैसे 2021 में प्री में कम मार्क्स थे मेरे, तो मेरे को ये पता लग गया था कि कोई अच्छी पोस्ट मिलने वाली नहीं है, पर प्री क्लियर हो गया था। तो मैं मेंस की तैयारी में लग गया कि भाई ये तैयारी आगे 2022 में काम आ जाएगी। तो भगवान की दया से क्या रहा कि 400 मार्क्स में से 360 मार्क्स मेरे उसमें आ गए। तो गोडला कितना अच्छा था कि 2021 में भी सिलेक्शन मिल गया, लेकिन पोस्ट 2400 ग्रेड पे वाली मिली, वो भी पुणे में। तो उसमें मैंने फिर ज्वाइन किया नहीं। साथ साथ जो मैं तैयारी कर रहा था, तो एनटीपीसी आरआरबी का मेरा एग्जाम निकल गया, वहां पे भी मैं सीनियर कलर की मेरे को सिलेक्शन हो गया था। तो उसको मेरे को फरवरी 2023 में उसके लिए बुलाया गया था। साथ साथ मैं 2022 वाली सीजीएल की तैयारी कर ही रहा था। तो ये एग्जाम भी काफी अच्छा हुआ और इसमें मेरे को ऑल इंडिया 43 रैंक के साथ एएसओ इन इलेक्शन कमीशन मिल गया। अच्छा, और फिर आपने यहाँ पे मुखर्जी नगर कितने दिन कोचिंग करी थी आप? मुखर्जी नगर सर मेरी लगभग 7 से 8 महीने कोचिंग रही थी। वो मैं घर से अप डाउन करके करता था। कहाँ, कौन सी कोचिंग ली थी आप? एसएससी जेई की कोचिंग ली थी सर, केडी कैंपस से। अच्छा, केडी कैंपस से। और नीतू मैम वाली कोचिंग जो? हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर आपका, अगर मैं इस पोस्ट के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँ, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत सारी फेमस पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत सारे बच्चे के लिए 4 में ये पोस्ट लेना। आपने ये वाली पोस्ट क्यों चूज करी? आपको तो और दूसरी पोस्ट भी मिल जाती। सर मैं जैसे अभी रेलवे में काम कर रहा हूँ, तो अम्बाड़ा रह रहा हूँ मैंने देख लिया कि भाई घर से अगर दूर रहते हैं तो खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं, बार बार घर आने जाने में भी दिक्कत रहती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि होम टाउन वाली पोस्ट लेनी है, जिससे मैं घर से आसानी से अप डाउन कर सकूं। अब इलेक्शन कमीशन ये दिल्ली में परमानेंट पोस्ट रहेगी, इसके प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छे, इनकम टैक्स से, एक्साइज से, और जो बाकी एएसओ इन सीएसएस वगैरह इन सब से अच्छे प्रमोशन एस्पेक्ट है, और 1 घंटे के अंदर मैं आसानी से अप डाउन कर लूंगा। तो इसमें सैलरी बेनिफिट्स भी कुछ बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा है, कुछ ऑनररी बोनस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया सर। ओके, अभी आपने 21 का जो एग्जाम दिया, फिर आपने 22 सीजीएल दिया, तो उसमें पैटर्न चेंज हो गया था 22 में, तो है ना? तो पैटर्न चेंज हुआ, तो उसमें एग्जाम में क्या आपको फर्क देखने को मिला? फिर आपने कंप्यूटर की भी तैयारी करनी पड़ी होगी आपको, और बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से उनका एग्जाम रह गया। बाकी सारे सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे थे, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, फिर हम डिटेल में आपकी अदर सब्जेक्ट भी हम स्ट्रेटेजी जानेंगे। कंप्यूटर कहाँ से तैयार किया, और वो पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें क्या फर्क लगा आपको? सर एक तो जैसे पैटर्न चेंज हुआ, थोड़ा सा झटका लगा था मुझे भी कि तैयारी अब 21 वाले से मैंने कर ली थी। तो प्री में मैं सोच रहा था कि अच्छे मार्क्स करके बाकी स्टूडेंट से एक लीड बना लूंगा प्री के अंदर ही। तो वहां पे जो पैटर्न
चेंज हुआ तो अब ये क्वालिफाइंग हो गया। तो फिर मैंने हार नहीं मानी कि भाई सोच लिया क्यों नहीं, अब एक ही मौका है, बाकी स्टूडेंट्स के पास भी वो सेम मौका है, मेरे पास भी, तो इसी में कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा मेरे को। तो वहां पे मैंने अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ाया सर। जो छुट्टी मैंने ड्यूटी से ले ली अपनी 3-4 महीने की, और लाइब्रेरी ज्वाइन करके अच्छी पढ़ाई की सुबह से शाम, और वहां पर जो मेरा एक अच्छा स्कोर आ गया, 350 मार्क्स आए सर मेरे 390 में से। तो अब ये है कि पहले क्या होता था, 3 अलग अलग टायर होते थे, वहां पे आप अगर एक टायर में वीक हो तो अपना दूसरे टायर में अच्छा परफॉर्म करके लीड बना सकते हो। लेकिन अब क्या होगा, सिली मिस्टेक्स का बिल्कुल भी वो नहीं रहा सर। अगर आप एक सिली मिस्टेक कर दोगे तो हजारों बच्चों से नीचे आ जाओगे आप। तो मेरा मेन फोकस था कि सिली मिस्टेक्स ना करूं। और सर बात करें अगर कंप्यूटर की, तो मेरा भी कुछ दोस्त हैं, काफी अच्छे मार्क्स थे, 350 के आसपास वो स्कोर कर रहे थे, काफी अच्छी पोस्ट मिल जाती उन्हें, लेकिन कंप्यूटर की वजह से फेल हो गए। अभी एक श्रीनारायण था, वो भी कंप्यूटर में फेल हो गया, इसलिए अपनी पोस्ट नहीं ले पाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को अब आप छोड़ नहीं सकते, टाइपिंग को भी नहीं छोड़ सकते और कंप्यूटर को भी। कंप्यूटर में फेल हो गए तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो कंप्यूटर के लिए बेसिक अपना सिलेबस जो दे रखा है उसको कंप्लीट करो। मैंने देखा है कि एक दोस्त ने बताया था कि करियरविल ऐप से एक पीडीएफ प्रोवाइड हुई थी, उसमें से भी काफी क्वेश्चंस फंसे हुए थे। तो जहां से आपको सोर्सेज मिले पढ़ते जाओ सर। तो वहां से आपने सारी कंप्यूटर की तैयारी करी? हाँ, कंप्यूटर की अलग अलग जैसे यूट्यूब से ही तैयारी की है सर मैंने। ओके, चलिए अब आपके मैथ पर आ जाते हैं, मैथ और रीजनिंग और जीएस जीके। तो मैं ये थोड़ा डिटेल में बताओ सब्जेक्ट वाइज इनकी कैसे तैयारी करी और कौन से रिसोर्सेज आपने, किताबें कौन सी यूज करी? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से 1 मिनट बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप टॉपर्स टॉक देखते हैं, टॉपर्स हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके पास एक प्लान भी होना बहुत जरूरी है। आपके पास आपके करियर के लिए एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि ऑनलाइन तरीके से आप अपने करियर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में अपनी ऑनलाइन डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करते हैं। या फिर अगर आप 12th क्लास में और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से डिग्री अपनी हासिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आप आपकी साथ साथ घर बैठे आप अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो वहाँ बहुत सारा समय जाएगा, आप अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, कॉलेज विद्या। ये क्या करता है, ये आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप यहाँ पर जाकर आप फीस के हिसाब से, आप प्लेसमेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट रिव्यूज़ के हिसाब से और अप्रूवल के हिसाब से कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालोगे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करके दे देंगे। कॉलेज विद्या आपके साथ कॉलेज एडमिशन से लेकर आपके प्लेसमेंट तक साथ रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काउंसलर भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आप डायरेक्ट उनसे कॉल पर बात कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। काउंसलर आपको गाइड करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करेंगे। तो इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, इनके लिंक्स वगैरह। जाइए और अपने करियर को सिक्योर करिए। सर मैथ्स तो 2021 में मैंने राकेश यादव सर का कोर्स लिया था, वहां से मेरा बेसिक क्लियर हो गया था मैथ का। बाद में जब रिवाइज करने के लिए मैंने अभिनय सर को फॉलो किया था यूट्यूब पे, दोस्तों ने रिकमेंड किया भाई ये अच्छे सर हैं, काफी अच्छा ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं, तो मैंने उनकी 1-2 वीडियोस देखी। फिर वो अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, सुबह फ्री क्लासेस देते थे, तो 8 से 9 में वो फ्री क्लास भी देखने लग गया। मेरा क्या काम था सर, लाइव क्लास नहीं देखता था मैं। मेरा ये था कि क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद 2x की स्पीड पे देख के जल्दी से, जहां बच्चे 1 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं मैं 2 वीडियो कंप्लीट करने का सोचता था सर, उसको भी 10-10 सेकंड आगे स्किप करके जल्दी से जल्दी जितनी वीडियो उसके उनको देखता था। तो मैथ्स के लिए मैंने बार-बार अभिनय सर को फॉलो किया, वहां से अपना रिवाइज किया। बुक्स की बात करें सर तो किरण पब्लिकेशन की बुक में, जैसे लाइब्रेरी जब मैंने ज्वाइन की तो मेरे साथ में एक जो बच्चा बैठता था उसके पास किरण पब्लिकेशन की बुक थी, तो मैंने वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए सर। मेरा ये था कि 2018 से स्टार्ट किए थे मैंने क्वेश्चन लगाने। ज्यादा पुराने पैटर्न पे अगर जा रहे हैं तो वो हेल्पफुल नहीं रहेंगे अब, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो 2018 से क्वेश्चन मैंने उठाए, 18, 19, 20, 21 ये 4 साल के प्रैक्टिस की थी सर मैंने प्रीवियस ईयर की बात करें तो। ओके, और जीके जीएस ये सब कैसे रहा आपका? जीके जीएस सर जो मैंने 2017 में कोचिंग ली थी उसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहे। मैं ये करता था, एक बार जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी उठा ली एक साथ, तो उन दोनों के नोट्स में अपने नोट्स पढ़ लेता था, उसके बाद मैं लूसेंट उठाता था। तो लूसेंट को बार बार अपना पढ़ते जाओ भाई, डेली का टारगेट रखो कि 10 से 15 पेज हिस्ट्री के पढ़ने हैं, फिर 10 से 15 पेज पॉलिटी के पढ़ने हैं। जब ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो अलग 2 सब्जेक्ट उठा लो, वैसे उनके भी पहले नोट्स उठाओ फिर लूसेंट करो। तो लूसेंट को बार बार पढ़ना पड़ेगा सर। फिर मैं क्या करता था, सुबह जैसे एक बार जीएस पढ़ ली बुक से, फिर शाम को मैं चैप्टर वाइज क्विज लगाता था टेक्स्ट बुक से सर। वो क्विज भी काफी हेल्पफुल रही भाई, कुछ कमियां हमारी होती है वो पता चल जाती है क्विज से, भाई क्वेश्चन अगर हम लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता चल जाते हैं क्या आ रहे हैं, तो उससे काफी हेल्पफुल रहती है सर ऑनलाइन क्विज लगाने भी। ओके, यूट्यूब पर आप और क्या क्या चीजें देखते थे? यूट्यूब पर अभी तो तमाम बहुत सारे कोचिंग्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, वो सारा कुछ आप यूट्यूब पर किस किस को फॉलो करते थे? सर यूट्यूब पे मैं एक कहूंगा कि काफी टीचर्स अवेलेबल हैं, तो बच्चे एक बार सब टीचर्स की वीडियो देख लें, जो भी आपको सूट करे सिर्फ उसी टीचर की वीडियोस को फॉलो करें। तब मैं सर यूट्यूब पे रीजनिंग के जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, जो 4-5 जैसे नंबर सीरीज हो गई, क्लासिक फिगर
के क्वेश्चंस हो गए, कुछ इक्वेशंस में कुछ नंबर चेंज करने वाले क्वेश्चन हो गए, अल्फाबेट सीरीज हो गई। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स थे, इसके लिए मैंने यूट्यूब को फॉलो किया था। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, जैसे अभिनय सर की वीडियोस देखी थी मैंने। फिर जीएस के लिए सर ऑनलाइन ही टेक्स्ट बुक से क्विज लगाता था, यूट्यूब से मैंने फॉलो नहीं किया जीएस के लिए कुछ, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी थे। और इंग्लिश के लिए सर मेरी बेसिक जो स्कूल वाली हेल्प होगी मेरे को, पढ़ाई थोड़ी। उसके बाद मैंने नीतू मैम की बुक उठाई थी, प्लेन टू पैरामेंट वॉल्यूम 1। तो उस बुक को मैंने सर बार बार रिवाइज किया है। जैसे डेली ग्रामर का एक चैप्टर कर लिया, अगले दिन दूसरा चैप्टर किया, साथ साथ वोकैबुलरी कर ली। डेली का टारगेट रखता था भाई इतने वोकैबुलरी के वर्ड्स करने, इतने वन वर्ड करने, इतने सिनोनिम एंटोनिम करने हैं। तो उसको बार बार रिवाइज करते जाओ सर। अच्छा, अभी आपने 2017 में कोचिंग करी थी 7 महीने के लिए मुखर्जी नगर में। हाँ जी। ठीक, उसके बाद सारा कुछ आपने ऑनलाइन पढ़ा है ना? हाँ, हाँ। यूट्यूब से और ऑनलाइन जो टीचर्स के आपने कोर्सेज लिए वहां से आप पढ़े। तो आप ये बताओ कि ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं मुखर्जी नगर में, या फिर आना चाहते हैं जो देख रहे हैं अभी यूट्यूब पर, तो ऑफलाइन वाली जो कोचिंग आपने करी उसने हेल्प किया आपकी इस जर्नी में, या फिर आप क्या कहना चाहोगे यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन तरीके से ही तैयारी की जा सकती है, आने की जरूरत नहीं है? क्या लगता है आपको? सर यूट्यूब से तैयारी की जा सकती है। पहले क्या था, यूट्यूब पे टीचर्स थे नहीं, अब इसलिए ऑफलाइन कोचिंग के लिए आना पड़ता था दिल्ली। अगर आप अभी कहीं बाहर से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, तो आप यूट्यूब से कोई भी कोर्स परचेज कर, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। और यूट्यूब पे फ्री क्लास देखना चाहो तो वो भी काफी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो उससे आसानी से आपकी तैयारी घर पे बैठ के हो जाएगी। घर के आसपास ही कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और वहां बैठ के अपना अच्छे से पढ़ाई करो सर। कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर कोई नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है? नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो सर बेसिक एक तो सिलेबस उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमारी आदत नहीं बन पाती कि हम 8 से 10 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ पाए, तो धीरे धीरे उसकी स्टडी हैबिट डेवलप होगी सर। शुरू में 4 घंटे से स्टार्ट होगा, 5 घंटे भी होगा, तो मैक्सिमम मैं अगर कहूं से तो 8 से 9 घंटे इनफ है सर पढ़ाई के लिए, अगर एक आपको अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है तो। ओके। अब वो शुरुआत कर रहा है और यूट्यूब पर जाता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना? लगातार हम भी अलग अलग टॉपर्स को बुलाते हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उसको देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। तो अगर जैसे शुरुआत तो उनने कर दी पढ़ने की, अब उनको किताबें चाहिए, तो बुक्स कौन से उनको लानी है शुरुआत में? हर सब्जेक्ट की आप किताबें बता दो, ये किताबें तो जरूरत पड़ेगी इनकी तैयारी के दौरान। किताबों के लिए सर पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश के लिए तो बेसिक एक न्यूज़पेपर डेली आप 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर को दे दो। उसके बाद प्लेन टू मेरा अकाउंट बुक में लेके आया था, और वोकैबुलरी भी उसके अंदर ही दे रखी है। और अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही, मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो और भी बुक्स अवेलेबल है। जैसे क्रिस्टोफर सर की एक बुक थी, मैंने वो फॉलो नहीं की, हाँ देख रखी है, ठीक बुक है। तो इंग्लिश के लिए कोई एक बुक उठा लो आप, वही सफिशियंट रहेगी, ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। फिर बात करूं सर अगर जीएस की, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी और के नोट्स आप ले सकते हो। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो नोट्स आप पढ़ लो। उसके बाद लूसेंट पढ़ लो। लूसेंट अगर समझ नहीं आ रही तो मनोहर पांडे ले लो। इन 2 बुक्स में से कोई एक बुक उठा लो। साथ साथ टेक्स्ट बुक या फिर और किसी टेस्ट सीरीज से आप सेक्शनल मॉक्स और चैप्टर वाइज मॉक लगाते रहो, तो जीएस के लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा सर। फिर अगर बात करूं मैथ की, मैथ से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लो, चाहे वो 7300 हो, प्लेन टू पैरामाउंट हो, तो 7300 हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक हो, या पिनेकल की बुक हो, इन 3 बुकों में से किसी भी बुक को आप उठा लो। मेन फोकस आपका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है सब बुक्स में। अब ये तो है नहीं कि भाई 2017 वो क्वेश्चन कोई अलग डालेंगे, ये अलग डालेगा, तो क्वेश्चन सेम है। किसी भी बुक से उठा के आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार उन चीजों को प्रैक्टिस करना है। अब रीजनिंग के लिए मैं कहूंगा कि किसी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आप एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस वहीं से हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए तो कोई बुक लेके आना फिजिबल नहीं है। अच्छा, अब इतने सारे सब्जेक्ट हो गए है ना, अब आप पढ़ते कैसे थे? अब इनका रिवीजन कैसे करते थे? जैसे अब 4 सब्जेक्ट हैं, अब कंप्यूटर भी ऐड हो गया, ये डेली सबको आप टच करते थे कि आप वीक में मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे फिर उसका रिवीजन करते थे? कैसे आपका ये पूरा शेड्यूल और पूरा कैसे टाइम टेबल रहता था? सर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा एक। जैसे कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, सुबह आके जीएस पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह याद करने की वो थोड़ी हमारी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन मेरा फोकस क्या था, सुबह आके मैं मैथ की वीडियो देखता था, जैसे 2 से 3 घंटे में मैथ को देता था, वीडियो देख ली, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद थोड़ा गैप करके सर मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था। इंग्लिश को भी 2 घंटे देता था, उसमें थोड़ा ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, फिर वोकैबुलरी पढ़ ली, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिया 15-20 मिनट के लिए। फिर मैं चला जाता सर लंच करने के लिए, तो लंच करके जब वापस लाइब्रेरी में आया तो उसके बाद जीएस पढ़ लेता था। जीएस को भी सर 2 से 2.5 घंटे देता था। उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा धूप वगैरह ले, छत पे घूमे। उसके बाद सर करता था रीजनिंग। रीजनिंग को हम क्या है, डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी लिमिटेड है और 80% सिलेबस ये है कि आसान है। उसको एक बार आप चले गए, फिर एग्जाम से पहले जैसे मॉक टेस्ट लगाते जाओगे उससे रिवाइज हो जाएगा। तो रीजनिंग को आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो या 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हो।
तो रीजनिंग के लिए रहेगा सर। उसके बाद थोड़ा गैप ले लिया, फिर जीएस की आप क्विजेज लगा लो, चैप्टर वाइज क्विज लगा लो, सेक्शनल क्विज लगा लो, क्योंकि क्या है बच्चे जीएस में ही कम स्कोर कर रहे हैं। मैथ्स में तो फुल आउट ऑफ फुल बच्चे बहुत लेके आ रहे हैं, लेकिन जीएस में क्या है काफी बच्चों को मैंने देखा 75 का एग्जाम है मेंस, तो उसमें भी 10 से 15 पे जाके ही रुक गया उनका स्कोर। तो वो उसको सिलेक्शन के पीछे लेके जाता है उन बच्चों को। तो जीएस में हमें सुबह भी टाइम देना है सर और शाम को भी टाइम देना है। जीएस में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कंप्यूटर भी अब जैसे मेन क्वालिफाइंग हो गया सर, तो कंप्यूटर के लिए भी अल्टरनेट डेज पे थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं हम। उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 3 महीने में अगर अल्टरनेट डेज पे आप डेली आधा पौना घंटा भी कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो आराम से हम जो 30% मार्क्स मांगे गए हैं वो स्कोर कर लेंगे। मैथ में आपका अर्थमेटिक तो हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, एडवांस में बहुत प्रॉब्लम आती है उनको। ना तो एडवांस के लिए आप क्या कहना चाहोगे, एडवांस को कैसे कवर करें, या फिर कोई अपनी प्लेलिस्ट हो, या फिर कहाँ से आपने पढ़ा, या फिर क्या तरीका है एडवांस को मजबूत करने का? सर किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, राकेश यादव सर हुए या अभिनय सर हुए, उनकी वीडियोस जो वो पढ़ा रहे हैं पूरा देखो। ये नहीं कि भाई समझ नहीं आ रहा तो गिव अप करके भाग गए आप। तो एक बार शुरू में तो समझ नहीं आएगा, बार बार कोई हमारे वीक पॉइंट्स है तो उस पर मेहनत हमें करनी होगी। तो मेहनत करो और आगे चल के आपको उसका फल जरूर मिलेगा, मैं तो यही कहूंगा। तो पढ़ते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है। अब क्या दिक्कत आ रही है कि टाइम तो लिमिटेड होता है, एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा उनसे। सवाल तो वो कर ले रहे हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है उनका। जैसे अब 1 मिनट में करना है आपको, 5 मिनट में हो पा रहा है उनसे। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या ट्रिक है, आपने कैसे किया सर? सर बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इस बार अब क्या हो गया, पेपर कैलकुलेटिव आने लग गया 2021 से। 20 वाला भी कैलकुलेटिव था, 21 और 22 वाला भी कैलकुलेटिव रहा है। तो बच्चों को क्या करना होगा, एक तो अपने टेबल्स याद करने होंगे अच्छे से कम 25 से 30 तक टेबल याद हो। फिर स्क्वेयर्स और क्यूब्स हो गए, ये याद होने चाहिए। फिर मेन हमारा जो कैलकुलेशन पे रोल रहता है सर पेपर के अंदर देखा जाए तो वो परसेंटेज के फ्रैक्शंस का होता है। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन बना देता है, भाई इतना परसेंटेज डाटा है ये, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है। तो मेन जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप फ्रैक्शंस को पहले ही याद कर लो, ताकि एग्जाम में कन्वर्ट करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फिर आप कैलकुलेशन के लिए सर कैलकुलेशन ड्रिल लगा सकते हो। जैसे कुछ पंडित्स की ऐप हो गई, करंट मुद्दे हैं, वो कैलकुलेशन ड्रिल्स दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उनको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगी। ओके, अभी आपका इसमें हो गया, लेकिन ये जीके जीएस पढ़ लिया, ये सारा कुछ कर लिया, इसमें डेट्स जो होते हैं हिस्ट्री का हो गया, या फिर इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है ना? अभी तो याद कर लिया लेकिन 5 दिन बाद अगर रिवीजन किया तो भूल जाते हैं। तो उनका आपके लिए क्या रहता था? आप ऐसे चिपका के रखते थे मैप्स वगैरह, या फिर जैसे आपने स्क्वायर क्यूब बोला, या फिर ये सब परसेंटेज के जो फ्रैक्शन होते हैं, ये आप सामने दीवार पे लगा के दीवार पे जैसे है ना? क्या ट्रिक है याद करने की? तो स्क्वायर क्यूब्स को टेबल को सर दीवार के सामने लगा सकते हैं, मैं भी लगाता था। डेली जब हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो सुबह जाते ही एक बार उसको रिवाइज कर लो, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कोई फोन देख के बार बार देखने भी नहीं पड़ेंगे, हमारे सामने लगे हुए बैठ के एक बार देखना है बस। 5 से 7 मिनट के अंदर ये आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। एक मैप भी चिपका लो, उसके अंदर हमें पता रहेगा भाई कोई सी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, भाई कौन सा समुद्र कहाँ पे है, कौन सा चैनल किसको कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी हमें दिखते रहेंगे। तो उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, जैसे जीएस की डेट्स याद नहीं हो रही तो लूसेंट में मान लो वो बॉक्सेस बना रखे हैं सर इंपॉर्टेंट डेट्स के, भाई कौन सा बैटल कब हुआ, किस संस्था की स्थापना किसने की, तो उनको आप डेली रिवाइज करते रहो। तो रिवीजन का क्या है, मान लो एक वीकली रिवीजन हमें चाहिए सर। फिर जैसे महीना हो गया तो महीने के एंड में रिवीजन चाहिए। जैसे 2 महीने हो गए तो उसके बाद एक अच्छे से रिवाइज करो, पीछे कितना पढ़ लिया। तो रिवीजन जितना हम करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करना चाहिए और इनका क्या तरीका होता है, उसको एनालाइज कैसे करें, कैसे समझ पाए कि हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे उसको करते थे आप? सर मॉक टेस्ट में जो मैंने पहले गलती की थी, मेरा ये था कि सिर्फ एक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा था। तो उससे क्या हो गया, जो मेरा अप्रोच बन गया टेक्स्ट बुक वाला ही बन गया, भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे करने हैं। लेकिन पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो 2022 वाले में मैंने क्या किया, 4-5 टेस्ट सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, जो काफी कुछ फ्री में भी थी, जो वीकली लाइव आती थी तो उनको देता था। तो उससे हो गया भाई एक टेस्ट अलग ऐसा पेपर बना रही है, अभिनय सर वाली टेस्ट सीरीज ऐसा बना रही है, करंट मुद्दे की ऐसा बना रही है, मॉक एंकर अलग बना रही है। तो अलग अलग हमारा अप्रोच बन जाता है, वो काफी हेल्पफुल रहता है। फिर डेली अलग अलग टेस्ट सीरीज को लगाओ। और एनालिसिस में क्या है सर, हमें देखना है हमारी क्वेश्चन कौन से गलत हुए, एक तो क्यों गलत हुए, भाई हमें वो कॉन्सेप्ट आता था या नहीं आता था, या किसी सिली मिस्टेक की वजह से हो गया। अगर सिली मिस्टेक की वजह से हुआ था तो कैलकुलेशन अपनी थोड़ी ठीक कर लो। अगर वो टॉपिक आता नहीं है तो यूट्यूब पे जाके एक बार रिवाइज कर लो। फिर अगर जो क्वेश्चन हमारे ठीक हुए हैं, उस पर भी आजकल मिल जाता है भाई आपने कितना टाइम लिया, और जो एवरेज बच्चे इतना टाइम ले रहे हैं और टॉपर ने इसको इतनी सेकंड में कंप्लीट कर दिया। तो वो भी देख के हमें पता लग जाएगा भाई हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन क्वेश्चंस को फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब बहुत सारे बच्चे ना इस सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एमटीएस भी देते हैं, वो सीएचएसएल का भी फॉर्म डालते हैं। तो इनके लिए एमटीएस सीएचएसएल के अलग से पढ़ना पड़ता है कि इसी में सर कवर हो जाता है? या फिर बहुत से टॉपर्स से मैंने बात करी तो बोलते हैं कि एक एग्जाम पर फोकस करो, आप इधर उधर मत भटको, सीजीएल आपका टारगेट है तो सीजीएल ही करो। सीपीओ भी उसमें आता है, सीपीओ के भी देते हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना होगा सर, अलग अलग एग्जाम सब फोकस नहीं करना चाहिए हमें,
क्योंकि मैंने भी देखा है बच्चों को अलग एग्जाम भर देते हैं, फिर जैसे ही एमटीएस का पेपर आ गया उनका माइंडसेट एकदम बदल जाता है। वो सोचते हैं अब तो हम एमटीएस निकालना है, सीजीएल को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो एमटीएस वाले क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए उनका सुबह शाम एमटीएस का ही शुरू बन जाता है, फिर सीजीएल को भूल जाते हैं वो। अगर हम मेन फोकस अपना सीजीएल अगर हमें क्लियर करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप एक सीएचएसएल और भर लो, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल का लगभग सेम पैटर्न है। क्वेश्चंस भी देखे गए हैं कि सेम डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा बहुत ये हो जाएगा। हम एग्जाम सीएचएसएल का देने चले गए तो हम एग्जाम प्रेशर को फील करना सीख जाएंगे। कोई एग्जाम हॉल के अंदर जाके कैसे अंगूठे लगाने हैं, कैसे अपनी सीट पे बैठ के 1 घंटे के अंदर हमारा एग्जाम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। तो उससे 2 से ज्यादा फॉर्म आप मत भरो, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे एग्जाम देना है। तो मेन फोकस सीजीएल पे रखो अगर आपका टारगेट सीजीएल है तो। अब मोटिवेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि चैनल का नाम भी मोटिवेशन फैक्ट्री है ना। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? आपकी शादी भी हो गई थी उस टाइम जब आप कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे, आपके पास टाइम भी बहुत कम था कि आप जॉब से आते थे, फिर आपको पढ़ना भी है। एक तो वैसे ही आप आ रहे थके आ रहे हो, फिर आपको आके घर पे पढ़ना है ना। अब सबका मन ये होता है कि ऑफिस से आके मूवी देखूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना है, वो तो और टफ हो गया। पढ़ना तो वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको आपके जो गोल्स है वो अचीव करने हैं। तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे, कैसे आपका पूरा ये सब होता था? सर मोटिवेशन में तो मेरी वाइफ ने मुझसे प्रॉमिस मांगा था कि 1 साल के अंदर एक अच्छी जॉब पकड़नी है कांस्टेबल की जॉब छोड़ के, तो वो काफी मोटिवेशन रहा मेरे लिए। फिर दूसरा मैंने देखा कि ड्यूटी पे जाके भाई कांस्टेबल हैं, सबको सैल्यूट कर रहे हैं, सब हमारे सीनियर्स हैं, तो वहां से भी मिला कि मेरे को भी कम से कम 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पकड़नी है कि इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पकड़नी है। तो वो सुबह से शाम ड्यूटी कर रहे थे, भाई कोई आ रहा है उसे सैल्यूट करते जाओ। तो मैंने ये ठान लिया था कि अब मेरे को भी इंस्पेक्टर बनना है कम से कम। तो वहां से मेरे को मोटिवेटेड रहा मैं कि पढ़ाई करते जाओ, भाई हार नहीं माननी है, भाई इस बार नहीं होंगे तो अगली बार होगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं सर, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, वो गिर गया तो वो हार नहीं मानेगा, वो उठ के दोबारा साइकिल चलाना सीखेगा। छोटा बच्चा कोई पैदल चलना सीख रहा है, वो भी गिरेगा, तो वो ये तो नहीं है कि वो वहीं छोड़ देगा चलना, तो वो बार बार ट्राई करेगा और चलना सीख लेगा एक दिन। तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर आप हार भी जाओ, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन ना भी हो, तो भी गिव अप मत करो, तैयारी करते रहो, एक ना दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे? अब जैसे आप ड्यूटी कर रहे हो तो कभी कभी पढ़ाई छूट भी जाती होगी, 1-2 दिन को, 2-3 दिन का गैप हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है 2 दिन का गैप हो गया तो फिर वो उस डिमोटिवेट हो गए और 10 दिन का गैप हो जाता है उनका, पढ़ नहीं पाते, सोचते अब अगले मंडे से करेंगे, है ना, अगले मंडे से करेंगे। आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे? सर बच्चे क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी बना नहीं पाते, वो यूट्यूब पे भाग लेते हैं और रील्स देखने लग गए, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लग गए, तो वहां उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उसमें माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है। तो एक तो हमें इन रील्स के पीछे नहीं भागना, कोई लड़कियां नाच रही हैं उनको देख के टाइम पास कर रहे हैं, तो मेन फोकस रहना है पढ़ाई पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली के जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करो। मान लो 1-2 दिन हो भी जाता है, जैसे अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंट है तो ड्यूटी उसकी थोड़ी ज्यादा लग गई, भाई नाइट ड्यूटी लग गई, तो मान लो 1-2 दिन पढ़ाई ना भी कर पाए, तो आपको मेन फोकस ये है कि पढ़ाई के बीच में गैप लेके कोई 1 हफ्ता के लिए गोल नहीं मारनी है, भाई कहीं गोवा घूमने नहीं जाना या वैष्णो देवी नहीं चले जाना। तो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक डेली आपको पढ़ाई करना चाहिए, 2 घंटे क्यों ना पढ़ो। भाई टारगेट अगर हमारा 8 घंटे का है, भाई नहीं भी कर पाए तो 2-3 घंटे तो डेली निकालने हैं। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी लाइफ हमारी है, जहां भी आप घूमना चाहोगे आप आसानी से घूम लोगे। ओके, तो जैसा कि सर ने बोला कि रील्स वगैरह में समय बर्बाद नहीं करना है, आप इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी मजबूरी कुछ होगी, लेकिन आप अच्छे कंटेंट को फॉलो करो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मोटिवेशन के लिए भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, हमारा खुद का पेज भी है, और सर भी अपने यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी इनका देखा, तो बहुत सारी चीजें आपके हेल्पफुल होंगे आपकी जर्नी में। तो सर का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सर को फॉलो भी कर सकते हो, सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, इंटरव्यू के लास्ट में आपके कोई नए बच्चों के लिए मैसेज हो, या फिर अभी 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, है ना, उसके बाद उनका मेंस भी आएगा, तो उनके लिए कोई आपके संदेश हो, या फिर मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव कुछ छूट गया हो, आप कहना चाहते हो, तो लास्ट में क्या कहोगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो अपनी मेहनत करते रहो, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देते रहो और उसको अच्छे से एनालाइज करते रहो, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ सीखा। तो दर्शकों, मुझे भी लगता है साथियों कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से, बहुत कुछ जाना होगा। 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको स्ट्रेटजी वाइज बहुत सी सारी चीजें सर ने बताई, और मोटिवेट भी आपको किया कि किस तरीके से आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं स्टार्ट करिए तो अभी से कर दीजिए, अभी बहुत समय है SSCGL 2024 के लिए, काफी टाइम है आपके पास, अभी से आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है और आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।